अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीता एक सच्चा, होलनाक और पुरस्कार वाक़या। ये दिसंबर की एक यकबस्ता रात थी। रात के 12 बजे सभी गांव वाले अपने अपने घरों में दुबके गहरी नींद सो रहे थे। सावन खामोशी के साथ अपने बिस्तर से उठा और उसने साथ ही चारपाइयों पर सोते अम्मा और अब्बा पर नजर डाली। दोनों ही बेखबर सो रहे थे। सावन बिस्तर पर बैठा कुछ सोचता रहा, फिर दीवार गिर खूंटी पर टंगी जैकेट पहनकर दोबारा बिस्तर पर आया और सरहाने रखी किताबें उठाकर अंधेरे में उन्हें कुछ देर तक देखकर मुस्कुराता रहा, जैसे वो उन किताबों को पढ़कर अपने ख्वाब की तकमील को पूरा कर लेगा। फिर बगैर आवाज़ किए धीरे धीरे कदमों से कमरे के दरवाजे तक आया और आहिस्तगी के साथ इस एहतियात से दरवाज़ा खोलने लगा कि जिससे कोई आहट ना हो और उसके अम्मा अब्बा की नींद ना खराब हो। जिस बगैर आहट के वो कमरे से बाहर निकला, इस तरह मोहतात तरीके से उसने कमरे का दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। कमरे से बाहर निकलकर सहन में पड़ी चप्पल पहनकर घर से बाहर निकल गया। अब उसका रुख गांव से मुत्तसिल जंगल की जानिब था। शदीद सर्दी के बाइस वो कुत्ते भी कहीं मुंह दुबाए दुबके बैठे थे कि जिन्होंने आम दिनों में रात के इस पहर भौंक भौंक कर पूरा गांव सर पर उठाया हुआ होता था। सावन तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ अपनी मतलूबा जगह तक पहुंच गया। उसे अपना नन्हा उस्ताद पहले से ही वहां बैठा मिला। सावन पर उसकी नजर पड़ते ही सलाम के बाद उसने सवाल किया, किसी ने तुम्हें इधर आते हुए देखा तो नहीं ना? नहीं, इतनी सर्दी है, सब अपने अपने घरों में दुबके सो रहे हैं। सावन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये अच्छा है कि तुम मुझे सर्दी के ज़माने में मिले हो, वरना दूसरे किसी मौसम में शायद मैं तुम्हारी मदद ना कर सकता। खैर, मुझ में इतनी ताकत तो है कि मदद तो मैं तुम्हारी किसी भी मौसम में करने की अहलियत रखता हूँ, मगर उस वक्त तुम्हारे लिए परेशानी हो सकती है। नन्हे उस्ताद ने उसे बैठने का इशारा किया तो सावन जल्द ही पास पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। इतनी सख्त सर्दी हो रही है और तुम बगैर जैकेट के मामूली से कपड़ों में हो, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लगती? सावन ने मोतजब होकर उससे पूछा। अब मुझ पर किसी भी मौसम का कोई असर नहीं होता सावन। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम छोड़ो इस बात को, तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी। नन्हे उस्ताद ने सावन को टाला। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुम बेलौस मेरी मदद कर रहे हो, सावन ने पत्थर पर बैठने के बाद कहा। पर मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने मुझसे खौफ खाना छोड़ दिया, नन्हे उस्ताद ने मुस्कुराकर कहा। सच पूछो, पहले दिन जब उस दिन तुम अचानक मेरे सामने आए थे ना, तो मैं तो वाकई खौफजदा हो गया था। फिर तुम्हारे अच्छे रवैये ने सारा डर खौफ दिल से निकाल दिया। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है सावन। मैं तुम जैसे तमाम पढ़ाई के शौकीन बच्चों का दोस्त हूँ और दोस्तों से खौफ नहीं खाया जाता, उस्ताद ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया। सावन ने फौरन उसका नाम पूछ लिया। नाम जानकर क्या करोगे? बस तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। खैर छोड़ो, वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। जिस मकसद के लिए हम रात गए मिले हैं वो किया जाए। किताबें निकालो ताकि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं, नन्हे उस्ताद ने टालते हुए कहा तो सावन मुस्कुराते हुए किताब खोलने लगा। तुझे अच्छी तरह मालूम है ना कि ये तू क्या कह रहा है? साईं ने अल्लाह वसायो की आंखों में आंखें डालकर कहा। साईं, मेरे दादा, परदादा और अब्बा सब आपके ही खानदान का नमक खाते चले आ रहे हैं। मेरी क्या मजाल जो कभी आपसे गलत बयानी का सोचूं भी तो। साईं, मैंने खुद करीम के लोंडे के हाथों में किताबें देखी हैं। अल्लाह वसायो ने दोनों हाथ जोड़े चापलूसी के अंदाज में साईं बख्तावर को बताने लगा। अगर ये बात गलत हुई ना तो तू अपना अंजाम अच्छी तरह जानता है ना? साईं बख्तावर ने खूनख्वार अंदाज में उसे देखते हुए कहा। साईं, मैंने अपनी गुनहगार आंखों से उसके लोंडे के हाथ में किताबें देखी हैं। अल्लाह वसायो ने एक बार फिर कहा। करीम और उसके लोंडे को तो मैं बाद में देख लूंगा, सबसे पहले मुझे उससे निमटना है जिस किसी ने भी उसके हाथ में ये किताबें थमाई हैं। साईं ने मूंछों को ताव देते हुए कहा। साईं, मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं खुद मालूम करता हूँ कि करीम के लोंडे के हाथ में किताबें पकड़ाने की गुस्ताखी किस नमक हराम की है। अल्लाह वसायो ने एक बार फिर चापलूसी की। कुछ दिन नहीं, मुझे सिर्फ 2 दिन में पता करके बता कि ये हरकत किसकी है।
साईं बख्तावर ने उंगली के इशारे से अल्लाह वसायों को सख्ती से ताकीद की और बाहर निकल जाने का इशारा किया। बेहतर साईं, बेहतर, अल्लाह वसायों ने फौरन कहा और हाथ जोड़े जोड़े ही कदमों वापस साईं बख्तावर की हवेली से निकल गया। अल्लाह वसायों के जाने के बाद साईं बख्तावर गहरी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि करीम के लोंडे की हिम्मत कैसे हुई पढ़ाई के बारे में सोचने की भी। अभी इसका बंदोबस्त करना होगा। साईं बख्तावर ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, अम्मा मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है ताकि इस गांव के गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर सकूं। 11 साला रजा ने अपनी माँ के सामने ख्वाहिश का इजहार किया। पर पुत्र, इस गांव में पढ़ने का रवाज नहीं है। साईं को पसंद नहीं कि इस गांव में कोई तालीम हासिल करे। इस गांव में स्कूल तो है मगर वहां तालीम देने के बजाय साईं के पालतू घोड़े बंधे हुए हैं। बेहतर यही है कि तू भी पढ़ने का ख्याल दिल से निकाल दे। रजा की माँ ने उसे समझाया। इस गांव में नहीं तो क्या हुआ, मैं शहर जाकर दाखिला लूंगा अम्मा, वहां खूब मेहनत से पढ़ूंगा, तुम्हारा भी नाम रोशन होगा और मुस्तकबिल में इस गांव के काम भी तो आऊंगा ना। नन्हे रजा ने एक बार फिर अपने दिल की बात कही। जो काम करना मुमकिन नहीं पुत्र, उसे भूल जा। तू क्या, गांव का कोई भी बच्चा नहीं पढ़ सकता, और वैसे भी हम गरीब लोग साइयों से दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। पास बैठे ही उसके बाप इकराम ने भी बच्चे की मुखालिफत की। मैं खुद साईं से बात करूंगा अब्बा, मुझे यकीन है वो मुझे पढ़ने की इजाजत जरूर देगा। नन्हे रजा ने कहा। बस ज्यादा बकवास ना कर, तू हमारा अकलौता पुत्र है, रजा के बाप ने उसे गले से लगाते हुए कहा तो रजा बाप के सीने से लिपटे गहराई के साथ कुछ सोचने लगा। कहाँ जा रहे हो? सावन ने अकब से आई आवाज पर फौरन पलट कर देखा तो उसे एक अजनबी लड़का नजर आया। घर जा रहा हूं, सावन ने घबराकर जवाब दिया। मुझे अंदाजा है कि तुम्हें पढ़ाई में दिक्कत पेश आ रही है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अजनबी लड़के ने सावन को मदद की पेशकश की। मगर तुम कौन हो और इस वीराने में क्या कर रहे हो? सावन ने उसकी पेशकश का जवाब देने के बजाय उल्टा उससे सवाल किया। मेरी छोड़ो, मैं बस इतना जानता हूं कि तुम किसी के खौफ से इस जंगल में, इस वीरान हिस्से में देर तक पढ़ने की कोशिश करते रहते हो मगर नाकाम हो। अजनबी लड़के ने फौरन जवाब दिया। तुम ये सब कैसे जानते हो? और मैंने तुमको इससे पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। कौन हो तुम? सावन ने खौफजदा होकर पूछा। मैं भी सालों पहले तुम्हारी तरह इसी गांव में रहता था। फिर? अजनबी लड़के ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, छोड़ो तुम। लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो पढ़ाई में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अजनबी लड़के ने अपनायत से कहा। मैं यहाँ मजीद नहीं रुक सकता ना, मगरिब होने वाली है, मुझे अंधेरा फैलने से पहले हर हाल में घर पहुँचना है। अम्मा की ताकीद है ये। सावन ने ना रुकने की वजह बताई। सिर्फ 10 मिनट में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, मुझ पर एतबार तो करो ना। अजनबी लड़के ने मजीद करीब होकर सावन का हाथ पकड़कर कहा तो सावन को उसके सर्द हाथों के लम्ब से झुरझुरी सी आ गई और वह ना चाहते हुए भी उस अजनबी लड़के के पास बैठ गया। हाँ, एक बात और, मेरे ख्याल से ये वक्त पढ़ाई के लिए मुनासिब नहीं है। कल से तुमको मेरे बताए हुए वक्त पर पीछे की जानिब जंगल में आना होगा। वहाँ आमदोरफ्त भी नहीं होती और किसी की नज़र भी हम पर नहीं पड़ेगी। अजनबी लड़के ने खतरे को महसूस करते हुए कहा तो सावन ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाकर रजामंदी का इजहार कर दिया। इसी असना में जब सावन की नज़र उस अजनबी लड़के के चेहरे पर पड़ी तो वो एकदम से घबरा गया। अचानक ही उस अजनबी लड़के का चेहरा मुतगय्यर होने लगा और उसकी आंखें धीरे धीरे अंगारे की तरह सुर्ख होने लगी। न जाने सावन कहाँ रह गया है, इससे पहले तो कभी इतनी देर नहीं हुई उसे। अम्मा ने फिक्रमंद होकर सावन के बाप करीम से कहा। अरे यहाँ दोस्तों में कहीं बैठ गया होगा ना, तू काहे परेशान हो रही है नेक वक्त? करीम ने अपनी बीवी को दिलासा दिया। मेरे दिल में तो काफ़ी होड़ उठ रहा है, न जाने कहाँ से किताबें उठा ली हैं उसने पढ़ने के लिए। अगर साईं बख्तावर को पता चल गया ना कि सावन पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगा है तो। सावन की माँ कहते कहते रुक गई और खौफजदा हो गई। कुछ नहीं होगा, ज़माना बदल गया है, साईं बख्तावर की भी अब सोच बदल चुकी होगी। करीम ने अपनी बीवी को दिलासा दिया। दुनिया की हर चीज़ ये जागीर और वडेरे अपने ही लिए अच्छा समझते हैं। गरीब अगर अपने आप को सुधारने या बेहतर करने की कोशिश करे ना तो ये लोग उसके जानी दुश्मन हो जाते हैं। करीम की बीवी ने उसकी बात की मुखालिफत की। तू घबरा मत सावन, आता होगा ना,
करीम ने एक बार फिर उसे दिलासा दिया। अभी दोनों अपने अकलौते बेटे के लिए फिक्रमंद थे। इसी असना में सावन घर में हंसता मुस्कुराता हुआ दाखिल हुआ। अम्मा फौरन उसकी जानिब लपकी और पूछा, कहाँ रह गया था तू? कितना अंधेरा छा गया, अब तो 8 बजने वाले हैं। अरे अम्मा तुम फिक्र नहीं करो, मैं बाग की अकब में बैठा पढ़ ही रहा था। सावन ने अपनी माँ को इत्मीनान दिलाया। तुझे कितनी बार मना किया है कि इन नासूर किताबों को फेंक दे, आग लगा दे इनको। क्यों साईं बख्तावर के कारिंदों के हाथों मारा जाना चाहता है? आज मैं बहुत खुश हूँ अम्मा, मुझे मेरी उम्र से भी कम उम्र का एक उस्ताद मिल गया है। उसने वादा किया है कि वो रोज मुझे पढ़ाने आया करेगा। इस गांव में कौन ऐसा पढ़ा लिखा, वो भी तेरी उम्र से छोटा लड़का आ गया है जो तुझे पढ़ाएगा? आज ही तो उसने मुझे पढ़ाना शुरू किया है। मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ अम्मा कि मुझसे तकरीबन 4-5 साल छोटा होकर वो रियाजी और अंग्रेजी में इतना माहिर कैसे है। कौन था वो? किसका लड़का है वो? अब्बा मैं तो पहली बार उससे मिला हूँ। वो कह रहा था कि बरसों पहले वो इस गांव में रहता था। तुझसे छोटा बच्चा, वो भी बरसों पहले इस गांव में रहता था। अब्बा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अब हर हालत में पढ़ना है। मैं तो रोज जाऊंगा उससे पढ़ने, वो बहुत अच्छा पढ़ाता है अब्बा। अरे क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? बस बहुत हो गया, अब मत जाइयो तू पढ़ने। सावन की अम्मा ने फौरन मुखालिफत की। अब्बा तू ही अम्मा को समझा, मैं तो जाऊंगा, बस मैंने कह दिया है, सावन ने कहा और सहन से अंदर कमरे में चला गया। इकराम का लड़का आपसे मिलने की जिद कर रहा है साईं। साईं बख्तावर बैठक में बैठा था कि उसके नौकर ने आकर इत्ला दी। इकराम का लड़का मुझसे मिलने की जिद कर रहा है? पर क्यों? साईं मैंने भी पूछा तो कहता है कि वो आपको ही बताएगा बस। ठीक है भेज उसे अंदर। अस्सलाम वालेकुम छोटे साईं। वालेकुम अस्सलाम। बोल क्यों मिलना चाहता है तू मुझसे? साईं मेरा एक छोटा सा ख्वाब है, अगर आप चाहें तो मेरा वो ख्वाब जरूर पूरा हो सकता है। रजा ने हाथ जोड़कर कहा। इतना छोटा होकर तू ख्वाब भी देखने लगा? साईं ने कहा लगाया। साईं ख्वाब देखने की कोई उम्र नहीं होती ना, और ख्वाब देखने का इख्तियार भी इंसान के पास नहीं होता। बस बस छोकरे, ज्यादा फलसफा मत झाड़, बोल क्यों मिलना चाहता है तू मुझसे? साईं आपको तालीम पसंद नहीं और मुझे तालीम बहुत पसंद है, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। अरे टांग भर के छोकरे, लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। गांव में आज तक किसी की भी इतनी जुर्रत नहीं हुई जो साईं बख्तावर के सामने खड़े होकर तालीम की बात करे। तालीम हासिल कर लेने से तुम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, फिर तुम अम्मीजाद अपने हकूक के लिए हमारे सामने ही खड़े हो जाते हो। इसलिए तालीम से मुझे शदीद नफरत है। मगर साईं मुझे तो प्यार है ना, मैं डॉक्टर बनकर यहाँ के गरीबों का मुफ्त इलाज करना चाहता हूँ। तेरे बाप ने कभी पढ़ा है जो तू पढ़ेगा? साईं बख्तावर ने उसे आंखें दिखाई। मेरे बाप ने नहीं पढ़ा, इसीलिए तो साईं मैं पढ़ना चाहता हूँ, और आप इजाजत नहीं भी देंगे ना, मैं तब भी पढ़ूंगा। रजा ने साईं के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए हतमी अंदाज में जवाब दिया और हवेली से बाहर निकल गया। साईं बख्तावर को नन्हे रजा की खुद एतमादी पर गुस्से के साथ साथ ताजुब भी हुआ। उसने महसूस किया कि अगर ये बच्चा अपने मकसद में कामयाब हो गया तो जिस बहादुरी के साथ ये आज इसके सामने खड़ा होकर बात कर रहा है, मुस्तकबिल में वो इनके लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उसने जेब से मोबाइल निकालकर किसी को कुछ हदायत दी। फोन रखने के बाद मुकरू अंदाज से वो अपनी मूंछों को ताव देने लगा। एक रात अचानक सावन की माँ की आंख खुली और जब उसने अपने बराबर में सावन का बिस्तर खाली देखा तो घबराकर उठ बैठी। पहले तो समझी कि सावन बैतुल खला में होगा, मगर जब काफ़ी देर तक वो वापस कमरे में न आया तो उसकी परेशानी बढ़ गई और खुद उठकर सहन में आई, मगर बैतुल खला का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। यानी सावन इतनी रात गए, सख्त सर्दी के आलम में घर से बाहर है, मगर इतनी रात गए उसे बाहर क्या काम पड़ गया। वो मज़ीद परेशान हो गई और दोबारा कमरे में आकर उसने बेखबर सोए करीम को उठाया और सावन के घर में ना होने की इत्ला दी तो वो भी परेशान होकर उठ बैठा और चादर ओढ़कर तेज़ी के साथ घर से बाहर निकल आया। बाहर दूर दूर तक हू का आलम था। आदम ना आदमजाद, कोई भी उसे बाहर नजर ना आया।
दोनों मियाँ बीवी की परेशानी मुसलसल बढ़ती जा रही थी कि बगैर बताए सावन न जाने कहाँ चला गया। दोनों मियाँ बीवी अंधेरे में आंखें फाड़े चारों तरफ सावन को तलाश कर ही रहे थे कि इसी असना में सावन उन्हें जंगल वाले रास्ते की तरफ से आता नजर आया। जैसे ही सावन की नज़र उन पर पड़ी तो वो भी एकदम घबरा गया, मगर दूसरे ही लम्हे उसने अपने आप को संभालते हुए उनके करीब पहुंचकर कहा, क्या हुआ अम्मा अब्बा? अरे कहाँ चला गया था तू, वो भी सख्त सर्दी में, रात की इस पहर? वो मैं पढ़ने गया था अब्बा। अरे तुझे कितनी बार मना किया है कि आग लगा दे इन किताबों को। ये पढ़ने का कौन सा वक्त है तेरा? इतनी रात के कौन पढ़ता है बेटा? अब के अब्बा ने जवाब दिया। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे मेरा दोस्त पढ़ाने आता है, उसी ने इस वक्त बुलाया था। कौन है तेरा ऐसा दोस्त जो तुझे इतनी रात को पढ़ाने आता है? चल मुझे भी तो दिखा। सावन के अब्बा ने जंगल की जानिब उसे ले जाने की कोशिश की। वो जा चुका है अब्बा, अभी कोई फायदा नहीं उस तरफ जाने का। पर वो है कौन? अम्मा ने नामालूम लड़के के बारे में झुंझलाकर पूछा। मुझे नहीं मालूम कौन है, 11 साल उम्र होगी उसकी, बस वो मुझे रोज पढ़ाने आता है और बहुत अच्छा पढ़ाता है। मुझे उसका पढ़ाया हुआ समझ में आता है अम्मा, अब मैं शहर जाकर दाखिला जरूर लूंगा। सावन ने खुश होकर कहा। क्या उम्र बताई थी तूने उसकी? अब्बा मेरे अंदाजे के मुताबिक 11 साल का तो होगा वो। उम्र जानने के बाद दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की जानिब परेशान होकर देखा और खामोशी के साथ अपने अपने बिस्तरों पर दराज हो गए। अम्मा अब्बा की डिपट के बायस सावन ने कुछ दिन के लिए पढ़ाई का ख्याल दिल से निकाल दिया और खामोशी से ही घर में पड़ा रहा। पढ़ने न जाने की वजह से उसका दिल बहुत ही बेचैन हो रहा था कि किसी तरह उड़कर अपने नन्हे उस्ताद के पास दोबारा जाने लगे और पढ़ाई का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाए। और उसे ये भी फिक्र थी कि उसका उस्ताद उसके लिए वहाँ रोज आता होगा। जब उसकी बेचैनी हद से बढ़ने लगी तो उसने उसी रोज रात गए खामोशी से घर से जंगल जाने का इरादा किया और रात होने का शिद्दत से इंतजार करने लगा। जब उसने महसूस किया कि अम्मा और अब्बा दोनों बेखबर सो चुके हैं तो उसी अंदाज में एहतियात के साथ उठा, जैकेट पहनकर घर से बाहर निकल गया। उसके घर से निकलने की देर थी कि उसके अम्मा और अब्बा खुद भी उसके बाहर जाने के इंतजार में थे, तो वो दोनों भी खामोशी से उठे और सावन के नन्हे उस्ताद के बारे में जानने के लिए घर से बाहर सावन के पीछे जंगल की जानिब चल पड़े। दोनों इस तरह सावन का पीछा कर रहे थे कि उसको उनके आने का शुबा भी न हुआ। जंगल के वस्त में पहुंचकर सावन ने देखा कि उसका नन्हा उस्ताद वहां पहले से ही मौजूद था और बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र सावन पर पड़ी तो गुस्से में बोला, अगर इतने दिन नहीं आना था तो मुझे बता देते ना, मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया तुमने? वो मेरे अम्मा अब्बा को तुम्हारे बारे में पता चल गया है, उन्होंने ही मना किया था यहाँ आने के लिए। वो तो ये भी कहते हैं कि पढ़ने वालों को साईं बख्तावर कत्ल करवा देता है। सावन ने ना आने की वजह बताई। साईं बख्तावर, साईं बख्तावर, साईं बख्तावर, उसका इंतजाम अब मुझे करना ही पड़ेगा। नन्हे उस्ताद ने बावाज़े बुलंद 3 बार गुस्से में कहा और सुर्ख आंखों के साथ अपनी हथेली पर मुक्के बरसाने लगा। फिर जैसे ही नन्हे उस्ताद की नज़र सावन के पीछे उसके माँ और बाप पर पड़ी तो उसे शदीद गुस्सा आ गया और गुस्से से चिल्लाया, तू इनको साथ क्यों लाया है? तूने अच्छा नहीं किया। सावन ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसे भी हैरत का झटका लगा कि उसके पीछे उसके अम्मा और अब्बा खड़े थे। मैं तो अम्मा अब्बा को साथ नहीं लाया, सावन ने अपनी अम्मा अब्बा की जानिब ही देखते हुए उससे कहा। और जूं ही पलटकर उसने नन्हे उस्ताद की जानिब देखा तो उसे वहां वो नजर नहीं आया। चल जल्दी घर की तरफ मर। अम्मा ने गुस्से में सावन का बाजू पकड़कर तेजी से अपनी जानिब खींचा। अम्मा, मेरा उस्ताद अभी यहाँ खड़ा था, न जाने कहाँ चला गया एकदम, शायद वो गुस्सा हो गया है। सावन ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। अरे तेरा सत्यानाश, ये तेरा उस्ताद नहीं बल्कि इसका नाम रजा है, जो 10 साल पहले कत्ल हो चुका है और इसी जंगल से इसकी लाश मिली थी। सावन की अम्मा ने बदस्तूर उसे बाजू से खींचते हुए तेजी के साथ घर की जानिब ले जाने की कोशिश की। तो क्या मैं इतने दिन एक कत्ल हो जाने वाले लड़के से पढ़ता रहा हूँ? अब सावन को खौफ से झुर्झुरी आ गई। हाँ, ये इकराम का लोंडा रजा था, इसे साईं बख्तावर ने पढ़ने की पादाश में कत्ल करवा दिया था। सावन के अब्बा ने भी उसे हकीकत बताई। ओ मेरे खुदाया, तो क्या अब तक मैं एक रूह से पढ़ता रहा हूँ? सावन खौफजदा हो गया और अम्मा अब्बा के साथ तेज तेज घर की जानिब कदम बढ़ा दिए।
ڈر اور خوف کے باعث ساون نے پھر کبھی جنگل کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی۔